चमन को आग लगावे है बागवां हर रोज, नया बनाऊं हूं मैं अपना आशियां हर रोज। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। तो मोदी सरकार ने आजादी की हीरक जयंती मनाने की शुरुआत दांडी मार्च की वर्षगांठ के साथ शुरू कर दी। हीरक जयंती यानी डायमंड जुबली इसीलिए क्योंकि 15 अगस्त 2022 को भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे। भारतीय परंपरा में हीरक जयंती अमृत महोत्सव भी कहलाती है, यानी आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मोदी सरकार मनाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस अमृत का कितना हिस्सा जनता को मिल रहा है। याद कीजिए समुद्र मंथन की कहानी, जिसमें जहर और अमृत दोनों निकले। जहर तो शिव जी ने पी लिया, लेकिन केवल अमृत जो है वो देवताओं के हिस्से आया। याद कीजिए समुद्र मंथन की कहानी, जिसमें जहर और अमृत दोनों निकले। जहर तो शिव जी ने पी लिया, लेकिन अमृत केवल देवताओं के हिस्से आया। आज भी क्या वैसा नहीं हो रहा है? आम जनता तो आजादी के अमृत को चख ही नहीं पा रही है, क्योंकि केंद्र की सत्ता में बैठी मोदी सरकार एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रही है जिसमें लोकतंत्र सिमटता जा रहा है। कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इस पर चिंता जतला चुकी हैं। सरकार उन अध्ययनों को मानने से इनकार कर रही है, लेकिन देश के भीतर ही राज्यों के अधिकार जिस तरह से मोदी सरकार छीन रही है, क्या वो भी लोकतंत्र का हनन नहीं है? देश में शिक्षा की उदार व्यवस्था पर खतरा है। लोगों के स्वतंत्र विचार रखने पर अघोषित पाबंदी है। सरकार मनमानी से कानून बना रही है, देश की संपत्ति को बेच रही है। वैज्ञानिक नजरिए की जगह अंधविश्वास को बढ़ावा मिल रहा है। हिंदुत्व की आड़ में लोगों के बीच की खाई गहरी की जा रही है। और इन सब के बाद सरकार इस बात का जवाब भी नहीं देना चाहती है कि आखिर वो क्या कर रही है। क्यों लोकतंत्र को कुचलकर आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का तमाशा खड़ा किया जा रहा है? तो आज आईने की नजर से हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या कर रही है मोदी सरकार। लेकिन शुरुआत करते हैं देश की राजधानी दिल्ली से, जहां की निर्वाचित सरकार पर अघोषित पाबंदियां लगाई जा रही हैं। आइए सबसे पहले सुनते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये बयान। केंद्र की भाजपा सरकार ने संसद में अभी 3 दिन पहले एक कानून लेके आए हैं। उस कानून में लिखा है, एक बात तो लिखी है कि अब से दिल्ली सरकार का मतलब होगा एलजी। उस कानून में लिखा है कि अब से दिल्ली सरकार का मतलब होगा एलजी। तो भाई साहब, फिर हमारा क्या मतलब होगा? फिर जनता का क्या मतलब होगा? फिर आपका क्या मतलब होगा? फिर देश की जनता का क्या मतलब होगा? अगर दिल्ली सरकार का मतलब एलजी होगा तो दिल्ली की जनता कहां जाएगी? तो सुना आपने कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि केंद्र सरकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को कमजोर करके जनता के काम रोकने की साजिश कर रही है। कुछ दिनों पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन के दौरान अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर यह आरोप लगाया। वैसे अपने शुरुआती कार्यकाल में केजरीवाल को कई बार सरकार के खिलाफ धरने पर बैठना पड़ा था। केंद्र सरकार से उनकी तनातनी पहले कार्यकाल से ही बनी रही, लेकिन अब सरकार एक ऐसा बिल लाने जा रही है जिससे निर्वाचित मुख्यमंत्री केवल नाम के रह जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में निर्वाचित मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों के बंटवारे की लड़ाई कई सालों से चल रही है। 2018 में इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनी हुई सरकार के पास शक्ति होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 239A की व्याख्या करते हुए अदालत ने कहा था कि दिल्ली में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के पास 3 मुद्दों के अलावा राज्य और समवर्ती सूची के बाकी सभी मुद्दों पर निर्णय लेने का अधिकार है। उपराज्यपाल दिल्ली सरकार के लिए गए निर्णयों में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। लेकिन अब केंद्र सरकार ने निचले सदन में एक विधेयक पेश किया है, जो अगर कानून बन जाता है तो केजरीवाल केवल एक मुख्यमंत्री होंगे, जिसमें कोई वास्तविक शक्ति नहीं होगी। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन यानी GNCTD संशोधन बिल के पारित होने के बाद उपराज्यपाल ही दिल्ली की सरकार बन जाएंगे। इस बिल से पुलिस, भूमि और पब्लिक ऑर्डर के अलावा अन्य शक्तियां भी एलजी को मिल जाएंगी। दिल्ली सरकार को जनता के हित के हर मुद्दे को पास करवाने के लिए एलजी से अनुमति लेनी होगी। हर एक फाइल को मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजना होगा। नए कानून के बनने से केजरीवाल मंत्रिमंडल की भूमिका भी खत्म हो जाएगी। कैबिनेट में कोई भी फैसला लेने से पहले उपराज्यपाल की मंजूरी जरूरी होगी।
दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के इस कदम के विरुद्ध जंतर मंतर पर विरोध किया और कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार संसद में संशोधित बिल लाकर चुनी हुई दिल्ली सरकार को कमजोर करने की साजिश कर रही है। कांग्रेस ने भी इस फैसले को सरकार से वापस लेने की मांग की। कांग्रेस ने इस फैसले को केंद्र की निरंकुशता और लोकतंत्र की हत्या बताया, जबकि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा, 2019 में जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन और राज्य का दर्जा छीने जाने का आप यानी आम आदमी पार्टी द्वारा समर्थन किए जाने के बावजूद हम दिल्ली की निर्वाचित सरकार पर ऐसे हमले की निंदा करते हैं। दिल्ली पूर्ण राज्य का दर्जा पाने की हकदार है और सभी शक्तियां निर्वाचित सरकार के पास होनी चाहिए, न कि उपराज्यपाल के पास। पश्चिम बंगाल की मुखिया ममता बनर्जी ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले को गलत बताया। तो जीएनसीटीडी बिल पर विरोध अभी जारी ही है कि इस बीच केंद्र सरकार ने केजरीवाल सरकार की घर घर राशन योजना पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की ये फ्लैगशिप स्कीम राष्ट्रीय राजधानी के लोगों के लिए उनके घर में अनाज उपलब्ध कराने की योजना है, जिसे इसी 25 मार्च से लागू किया जाना था, लेकिन केंद्र ने इसकी मंजूरी नहीं दी। तो आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया कि आखिर मोदी सरकार राशन माफिया के खात्मे के खिलाफ क्यों है, जबकि केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को एक चिट्ठी भेजी है जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अनाज के वितरण के लिए दिल्ली सरकार द्वारा योजना के नए नाम को स्वीकृति नहीं दी जा सकती है। हालांकि केंद्र ने साफ कर दिया है कि प्रदेश सरकार एनएफएसए के अनाजों की मिक्सिंग किए बगैर अगर अलग से कोई योजना बनाती है तो उसे कोई ऐतराज नहीं होगा। मतलब मोदी सरकार को घर घर मोदी तो मंजूर है, लेकिन घर घर राशन मंजूर नहीं, क्योंकि इस योजना पर किसी और पार्टी का नाम चस्पा है। वैसे केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि कई राज्य सरकारों के साथ मोदी सरकार इसी तरह का सियासी खेल खेल रही है, जिससे उसकी मनमानी चलती रहे। दिल्ली सरकार के समर्थन में उमर अब्दुल्ला ने जो ट्वीट किया उसमें उनका दर्द साफ नजर आया। 5 अगस्त 2019 को अचानक मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को समाप्त करने का ऐलान किया। साथ ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल को मंजूरी मिलने के साथ ही जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। इस फैसले से पहले न राजनीतिक दलों से चर्चा की गई और न ही कश्मीर के नेताओं और जनता को भरोसे में लिया गया, बस सीधे फरमान सुना दिया गया। इसके साथ ही कई महीनों का कर्फ्यू और इंटरनेट बंद करने के साथ बड़े राजनेताओं को नजरबंदी में ले लिया गया था। सरकार भले इसके पीछे आतंकवाद और घुसपैठ को रोकने या कानून व्यवस्था बनाए रखने के तर्क दे, लेकिन ये हकीकत है कि इस तरह के फैसले लोकतंत्र की आत्मा को कुचलने वाले थे। तब अरविंद केजरीवाल ने इस फैसले का स्वागत किया था। आज वे खुद इस आग की चपेट में आ गए हैं। केंद्र सरकार का राज्यों के साथ दोहरा रवैया भी लोकतंत्र के लिए खतरा है। भाजपा की जिन राज्यों में सरकार है उसे तो डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, जैसे यूपी, बिहार, हरियाणा आदि। लेकिन जिन राज्यों में दूसरे दलों की सरकारें हैं उनमें कामकाज में रोड़ा अटकाया जाता है। जैसे छत्तीसगढ़ में रमन सरकार के वक्त धान खरीदी में केंद्र ने बोनस देने की छूट दी थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनी तो धान खरीदने से मना कर दिया गया। हालांकि भूपेश सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू कर किसानों को धान का प्रति क्विंटल 2500 रुपए देने का वादा किया। इसी तरह पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने एक चुनावी सभा में दावा किया कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल को कोरोना वैक्सीन की सप्लाई नहीं दे रही है। झारखंड सरकार से कोयला खदान नीलामी में निजी क्षेत्र को अनुमति देने को लेकर केंद्र सरकार से टकराव हुआ। पंजाब में नए कृषि कानूनों को लेकर राज्य और केंद्र सरकारें आमने सामने हैं। महाराष्ट्र में सुशांत सिंह राजपूत से लेकर एंटीलिया मामले जैसे कई हाई प्रोफाइल केस में केंद्र सरकार के अघोषित दखल से एक टकराव की स्थिति दोनों सरकारों के बीच बनती जा रही है। उधर पुदुचेरी में भी जब तक कांग्रेस की सरकार रही, एलजी के साथ तनातनी की स्थिति बनी रही। और तो और जीएसटी को लेकर भी सरकार की राज्यों के साथ टकराहट बनी रही। तो जिन राज्यों में गैर भाजपाई सरकारें हैं वहां केंद्र सरकार ने कभी सहयोग न देने के तो कभी फैसलों में रोड़ा अटकाने के पैतरे आजमाए, और जिस राज्य में भाजपा की सरकार है वहां तो उसकी मनमानी इस तरह चली कि जब मन आया मुख्यमंत्री तक बदल दिया। जी हां, कुछ समय पहले ये चुटकुला सोशल मीडिया में चला कि जब भाजपा को कहीं सरकार गिराने का मौका नहीं मिला तो अपनी ही सरकार का मुख्यमंत्री बदल दिया। दरअसल हाल ही में उत्तराखंड में भाजपा ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को सीएम की कुर्सी से हटाकर
तीरथ सिंह रावत को वहां बैठा दिया। मुख्यमंत्री संविधान के हिसाब से तो विधायक दल का नेता होता है, लेकिन भाजपा को संविधान में लिखी बातों से क्या लेना देना। उसे 70 विधायकों में कोई मुख्यमंत्री के लायक नहीं जचा तो एक सांसद को मुख्यमंत्री बना दिया। बाद में उन्हें विधायक भी बना दिया जाएगा और विधायक दल का नेता भी। लोकतंत्र में सरकारें जनता की मर्जी से चलती होंगी, लेकिन भाजपा के लोकतंत्र में सरकार उसकी ही मर्जी से चलती है। यही मनमर्जी देश चलाने में भी भाजपा कर रही है और धड़ल्ले से सब कुछ बेच रही है। देश की कमजोर अर्थव्यवस्था को संभालने के नाम पर सरकारी संपत्तियों को बेचकर लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में सरकार मुस्तैदी से लगी है। सड़क, बिजली ट्रांसमिशन, तेल तथा गैस पाइपलाइन, टेलीकॉम टावर और खेल स्टेडियमों सहित कई सरकारी सार्वजनिक संपत्तियां उद्योगपतियों के हाथों में चली जाएंगी। इसके अलावा 150 यात्री ट्रेनों को निजी हाथों में देना, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और हैदराबाद हवाई अड्डों को संचालित करने वाले संयुक्त उद्यमों में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की इक्विटी हिस्सेदारी का विभाजन करना और राष्ट्रीय राजधानी में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जैसे स्टेडियमों को पट्टे पर देना जैसे काम भी जल्द हो जाएंगे। कहा जा सकता है कि भारत जल्द ही किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी बन जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले निजीकरण के खिलाफ सरकारी बैंकों ने हड़ताल की थी, जिसमें 10 लाख से अधिक कर्मचारी शामिल हुए थे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बैंक कर्मचारियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए ट्वीट किया कि भारत सरकार लाभ का निजीकरण और हानि का राष्ट्रीयकरण कर रही है। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को यह आलोचना पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने एक परिवार की भलाई के लिए भ्रष्टाचार का राष्ट्रीयकरण किया और करदाताओं के पैसे का निजीकरण किया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि वो अचानक लाभ और हानि के बारे में क्यों सोचने लगे हैं। इसी के साथ 2 बैंकों के निजीकरण की प्रस्तावित प्रक्रिया पर उन्होंने कहा कि सभी बैंकों का निजीकरण नहीं होगा और ये जब भी होगा तो कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाएगी। निर्मला सीतारमण का कहना है कि निजीकरण का फैसला काफी सोच समझकर लिया गया है और हम चाहते हैं कि बैंकों में और अधिक इक्विटी आए। हम बैंकों को देश की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बनाना चाहते हैं। तो सरकार तो दावा कर रही है कि जिन भी बैंकों का निजीकरण होगा उसके हर कर्मचारी के हितों को सुरक्षित रखा जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि उसका दावा 10 लाख कर्मचारियों को स्वीकार क्यों नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं कुछ खोट तो है, जिससे बैंक कर्मियों को अपना भविष्य खतरे में दिख रहा है। वैसे सरकार तो ये भी कह रही है कि उसने फैसले सोच समझकर लिए हैं, लेकिन कई बड़े अर्थशास्त्री इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जैसे आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने सरकारी बैंकों के सफल निजीकरण पर संदेह जताया है। उन्होंने कहा है कि अगर ये कॉरपोरेट घरानों को बेच भी दिए जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एसएस मुंदड़ा का कहना है कि हर बीमारी का हल निजीकरण ही है, ये नहीं मान लिया जाना चाहिए। क्या सरकार को ये दिग्गज अर्थशास्त्री भी देश विरोधी नजर आएंगे, क्योंकि वे सरकार के फैसलों के खिलाफ बोल रहे हैं? वैसे भी भाजपा में अब भक्ति का आलम यह हो गया है कि कहीं मोदी जी की तुलना भगवान राम से हो रही है तो कहीं उनके विरोध को भारत माता का विरोध बताया जा रहा है। इस भक्ति से अगर इतनी शक्ति देश को मिलती कि सारी समस्याएं हल हो जाती तब तो बात ही क्या थी। लेकिन फिलहाल देश ही नहीं बल्कि देश का आम आदमी भी कमजोर होता नजर आ रहा है। साल भर से पूरी दुनिया कोरोना के आगे पस्त रही। कई बड़े बड़े देश इस महामारी के कारण लाचार नजर आए। दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन भारत में तो बीमारी का असर आम आदमी की सेहत और जेब दोनों के लिए घातक साबित हुआ। अमेरिका के प्रतिष्ठित प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के अनुसार इस महामारी से भारत में 3 करोड़ 20 लाख लोग मध्य वर्ग की श्रेणी से चले गए। मध्य वर्ग की श्रेणी से मतलब उन लोगों से है जो हर रोज 700 रुपए से 1400 रुपए की कमाई कर लेते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोरोना महामारी और लॉकडाउन में बड़े पैमाने पर नौकरियां गईं और इसने लाखों लोगों को गरीबी में धकेल दिया। वहीं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 9.06% पर पहुंच गई। ये नवंबर में 6.51% थी। इसी तरह ग्रामीण बेरोजगारी दिसंबर में 9.15% पर थी, ये नवंबर में 6.26% पर थी। यानी लॉकडाउन के बाद भी बेरोजगारी दर बढ़ती ही दिखी। अंतर्राष्ट्रीय संस्था ऑक्सफैम ने भी अपनी रिपोर्ट द इनइक्वालिटी वायरस में कहा है कि कोरोना वायरस और उस वजह से हुए लॉकडाउन की वजह से जहां एक ओर 12 करोड़ लोगों का रोजगार गया, वहीं सबसे धनी अरबपतियों की जायदाद 35% बढ़ गई। इस दौरान भारत के 100 अरबपतियों की संपत्ति में 12.97 खरब रुपए का इजाफा हुआ।
तो सरकार राहत पैकेज और विकास का ढिंढोरा पीटती रही और गरीबी झूठे दावों के मखमली पर्दों से बाहर निकलकर झांकती रही। दुख की बात तो यह है कि केवल बीमारी और गरीबी का वायरस ही नहीं, बल्कि इस बीच धार्मिक भेदभाव और अंधश्रद्धा जैसे वायरसों ने भी जनता को अपनी चपेट में ले लिया है। देश में कोरोना के मामले फिर बढ़ रहे हैं और खबर है कि केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ऋषिकेश के एम्स में उस क्लिनिकल ट्रायल के लिए आर्थिक मदद दी है जिसमें यह पता किया जा रहा है कि क्या गायत्री मंत्र के उच्चारण और प्राणायाम करने से कोरोना मरीज तेजी से स्वस्थ होते हैं। मोदी सरकार में किस किस्म का नया इंडिया बन रहा है, अब यह दिखने लगा है। फिर भी पूछने का मन करता है कि यह क्या कर रही है मोदी सरकार। खैर, शायर शहरयार ने ठीक ही फरमाया है कि यह एक शजर की जिस पे न कांटा न फूल है, ये एक शजर की जिस पे न कांटा न फूल है, साये में उसके बैठ के रोना फजूल है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।